Hi, and welcome to India's number one construction podcast, BuildMate Podcast. Hi, and welcome to the BuildMate Podcast. आज मेरे साथ इंजीनियर निर्मलेंदु कार गुप्ता जी हैं. Today we will be talking about shrinkage cracks in concrete. I hope you enjoyed the last episode. अगर आपके कोई भी सवाल है, I keep urging all of you to write to me at buildmatepodcast@gmail.com. Please send in your queries if you want to ask specific questions to Kar Gupta ji, and we will be happy to answer your queries. Sir, thank you. And we have to talk about shrinkage cracks in concrete. जितनी भी साइट्स हैं, जहाँ भी मैं कभी गया हूँ या जहाँ भी मैंने अपने कस्टमर्स देखे हैं, जो भी बिल्डिंग बनती देखी हैं, हर होम ओनर, हर बिल्डर, हर कॉन्ट्रैक्टर का एक वरी रहती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली ड्यूरिंग आरएमसी, कि ऐसा ना हो कि उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएं, वेदर कैसा भी हो. कैन यू प्लीज गाइड अस अबाउट श्रिंकेज क्रैक? पहले तो आप ये बता दीजिए होता क्या है फॉर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट इट इज. Yes, shrinkage is a common phenomenon of concrete. ये सब कंक्रीट में आती है, चाहे आप लो स्ट्रेंथ कंक्रीट कीजिए, मॉडरेट स्ट्रेंथ कंक्रीट कीजिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कीजिए. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट. ये आना ही आना है. प्रॉब्लम होता है कि जब श्रिंकेज होने का बाद जब उसमें क्रैक्स आती है, तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्रैक्स फॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम श्रिंकेज. श्रिंकेज इज अ कॉमन मैटर. वो प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट. राइट. तो श्रिंकेज होने के बाद वो क्रैक आती है. तो इसमें एक चीज़ है कि हम लोग कोड पे भी जाएंगे तो श्रिंकेज के बारे में आईएस कोड लिखा है कि व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर देन रेट ऑफ ब्लीडिंग, तभी जाके श्रिंकेज होगा. और उसमें क्रैक का बात अभी हमने बोला नहीं है, तब वो श्रिंकेज होगा ये बोला. तो पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है. कि जब कंक्रीट हम प्लेस करते हैं तो हेवियर मटेरियल tries to settle down, okay, and lighter materials like water and fly ash, they are coming up. okay. तो वो ब्लीडिंग का फॉर्म पे आती है. तो इस ब्लीडिंग का रेट जब स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब इवापोरेशन अगर फर्स्ट हो गया और ब्लीडिंग का जनरेशन स्लो हो गया, तो क्या होगा, कंक्रीट का ऊपर सरफेस ड्राई हो जाएगा. तो जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि श्रिंकेज होता है. वो मैं अभी आता हूं कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ड्राई होने के बाद कैसे वो श्रिंकेज होती है. तो जब श्रिंकेज होती है तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस आती है, उसको बोलता है टेंसाइल स्ट्रेस. वो मैं आता हूं थोड़ा देर बाद कि जरूर वर्किंग फेनोमेना प्रिंसिपल. तो श्रिंकेज स्ट्रेस आती है, वो स्ट्रेस को झेलना पड़ता है कंक्रीट को. तो कंक्रीट के जो कैपेसिटी है उसको रेजिस्ट करने का, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो साथ साथ में हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जनरेट करनी है. राइट. अगर टेंसाइल स्ट्रेस आया और टेंसाइल स्ट्रेंथ सफिशिएंट है तो श्रिंकेज होने का बावजूद भी क्रैक नहीं बनेगा. ओके. लेकिन अगर उल्टा हो गया कि टेंसाइल स्ट्रेस बहुत है और टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ही जाके क्रैक्स होती है. Okay. तो श्रिंकेज वो तो होगा ही, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ साथ साथ में होना चाहिए. और टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हो गया तो वो जो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर लेगा, तो इसको क्रैक्स होने नहीं देंगे. अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेसर देन टेंसाइल स्ट्रेस, देन ओनली क्रैक फॉर्मेशन विल बी फॉर्म्ड. अब वो टेंसाइल स्ट्रेस कैसे आता है, ये क्वेश्चन आता है. कैसे आता है? जैसे कंक्रीट ऊपर का कंक्रीट इट बिकम्स ड्राई, तो ऊपर का कंक्रीट ड्राई हो गया, नीचे का कंक्रीट वेट है, तो एक मॉइस्चर ग्रेडियंट होती है. नीचे 100% ह्यूमिडिटी है, ऊपर में लेस है, तो एक ग्रेडियंट बनता है. तो वाटर का सिस्टम होता है कि जो हायर मॉइस्चर कंटेंट से लोअर मॉइस्चर कंटेंट का तरफ वाटर मूव करता है. अब वो मूव कैसे करेगा? वो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज होती है और कैपिलरीज में वो मूव करेगा. तो जैसे ही वो कैपिलरी से ऊपर आती है तो उसमें एक जो ऊपर आके जब ऊपर आ जाती है पानी, तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं कैपिलरी स्ट्रेस. तो बहुत कंफ्यूजन होता है ये चीज़ समझने के लिए. थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैपिलरी स्ट्रेस कैसा है. जैसे मान लीजिए एक गड्ढा है, उस गड्ढा का नीचे कोई बंदा है और बंदा को आपने हाथ से उठा रहा है, ऊपर पुलिंग हो रहा है ना, वाटर को पुल हो रहा है, हाथ से उठा रहा है. तो आपका पैर के ऊपर ख्याल कीजिए, एक मट्टी का ऊपर, जमीन का ऊपर एक स्ट्रेस आएगा ना, आपका दोनों को पैर का बीच में एक गड्ढा है और उस गड्ढा से किसी को आप खींच के उठा रहा है. तो आपका पैर का ऊपर एक स्ट्रेस आएगा जो कि सीधा मट्टी का ऊपर डालेगा. जैसे ही मट्टी का ऊपर ऐसा आप डाउनवर्ड फोर्स देगा तो मिट्टी क्या करेगा, मिट्टी का ऊपर एक पॉइजन इफेक्ट आएगा. पॉइजन इफेक्ट आने के बाद वो श्रिंक ऐसा
जो गड्ढा है वो छोटा होने लगेगा। Right. जैसे ही छोटा होने लगेगा तो ऐसा सारे गड्ढा है, सब गड्ढा छोटा होने लगेगा, लेकिन वो छोटा होने नहीं देता है उस कंक्रीट को। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट्रेंड हो गया कहीं पे, Right. रिइंफोर्समेंट का साथ बाइंड हो गया, जो सरफेस है उसके साथ वो कांटेक्ट पे है वो बाइंड हो गया। तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक फोर्स बोल रहा है गड्ढा को छोटा करो, दूसरा बोल रहा है मैं छोटा तो होने नहीं दूंगा। Right. तो एक डायरेक्शन ऐसा है, एक का डायरेक्शन ऐसा है, तो उसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ Right. कि वो टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। अब वो टेंसाइल स्ट्रेस को कौन रोकेगा? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ रोकेगा। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर हमारा मिक्स डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वो मिक्स डिज़ाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स डिज़ाइन में आपने कितना सीमेंट यूज़ किया, Right. कितना आपने SCM यूज़ किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने मान लीजिए सीमेंट बहुत कम यूज़ किया, ऐसा आता है हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश हो जाती है। तो हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश में हो सकता है कि 40% 50% सीमेंट यूज़ होती है, बाकी 50% फ्लाई ऐश हो गया, स्लैग हो गया, माइक्रोसिलिका हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए वो होगा, लेकिन लेटर होगा। जब वो टेंसाइल स्ट्रेस आ गया उस टाइम वो बना नहीं है उतना स्ट्रेंथ, बिकॉज सीमेंट तो उसका स्ट्रेंथ देंगे ना, सीमेंट कम लिया। Right. तो उस टाइम क्रैक्स हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपन मिक्स डिज़ाइन और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो होता है कि आपका जो सरफेस एरिया है, जैसा मान लीजिए स्लैब, आपने स्लैब बताया, उसका बारे में बता देता हूँ। स्लैब में क्या होता है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विथ इट्स वॉल्यूम, तो क्रैक का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। Okay. वही कंक्रीट आप कलम पे डालिए, क्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कलम का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस कम होता है। Okay. और स्लैब में क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। Okay. तो ये भी एक होता है। तो ये दो फैक्टर डिपेंड करता है कि मेन फैक्टर है कि हाउ इट इज बिकमिंग ड्राइंग। तो इसमें जो अभी थोड़ा देर पहले बताया, इसमें 2-3 टर्म और टेक्निकली समझना है तो थोड़ा बोल देता हूँ। इसमें एक होता है कि कैपिलरी टेंशन, एक होता है कैपिलरी स्ट्रेस। ये दो इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी बता दिया। Yeah. व्हाट इज कैपिलरी टेंशन? कैपिलरी टेंशन जैसे आप बंदे को खींच के उठा रहा है, तो वहाँ पे कंक्रीट में कौन खींच के ऊपर आ रही है? पानी। Right. पानी आप ऊपर आ रही है। Yeah. तो आप ऐसा सोचिए, जिसको हम खींच के उठा रहे हैं वो हैंगिंग पोजीशन पे है, तो उसका ऊपर टेंशन लग गया। Right. तो दिस इज कॉल्ड कैपिलरी टेंशन। Right. ठीक है। जब वो पानी जब खींच रहा है किसको, वो जो कैपिलरीज है उसकी वॉल को खींच रहा है, तो एज पर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है कि वो उसको भी खींचेगा। Each force. तो Yes. वो एक अपवर्ड फोर्स से खींच रहा है, तो अभी एक डाउनवर्ड फोर्स भी उसके ऊपर आएगा। तो वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो कैपिलरी स्ट्रेस दे देते हैं। Okay. तो अभी ऐसा सिचुएशन पे ही क्रैक्स होती है। और अभी इसको हम रोकेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आती है। तो इसको रोकने के लिए फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि पहले से ही सरफेस ड्राई होने लगता Yeah. है। तो उसको रोक दीजिए। उसको अगर रोकना है तो 4 घंटा 4.5 घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, तो उसके ऊपर अर्ली क्यूरिंग करना चाहिए। Right. अर्ली क्यूरिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, वेट गानी बैग उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके ऊपर पानी का स्प्रिंकलिंग कर दीजिए। Right. तो वो सरफेस को ड्राई होने नहीं देंगे। जब तक सरफेस ड्राई नहीं होगा तब तक पानी नीचे से ऊपर आएगा भी नहीं। Right. ठीक है। और जब तक पानी ऊपर से नहीं आ रहा है तब तक वो स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा। Right. टेंसाइल स्ट्रेस ही डेवलप नहीं होगा। अच्छा, श्रिंकेज जब बात हो रही है तो श्रिंकेज का प्रकार होती है कि कितनी किस्म का श्रिंकेज होती है। Mhm. तो एक होती है कि ड्राइंग श्रिंकेज ड्यू टू मॉइस्चर मूवमेंट, जो अभी बता दिया। जी. एक होता है केमिकल श्रिंकेज। वो क्या होता है केमिकल श्रिंकेज? जैसे सीमेंट एंड वाटर दो अलग अलग इंग्रेडिएंट है, तो दोनों का एब्सोल्यूट वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो एक वॉल्यूम आ गया। जी. जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनेंगे। उस हाइड्रेशन प्रोडक्ट का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। Okay. तो उसका श्रिंकेज कंक्रीट का इनसाइड पे भी होने लगते हैं। Okay. तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताया कि अगर डेंसिटी बढ़ गया तो वॉल्यूम रिड्यूस्ड होती है, तो वॉल्यूम जैसे ही रिड्यूस्ड होगा तो श्रिंकेज हो जाएगा। जी. तो उसमें क्या होता है कि सीमेंट एंड वाटर का जो वॉल्यूम है
उसके बाद जो हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनता है जैसे कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो बनते हैं इसका वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो जाती है। राइट। तो एक वॉल्यूम था और एक वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो गया। तो ये जो वॉल्यूम डिफरेंशिएशन हुआ, इस वॉल्यूम डिफरेंशिएशन से भी एक स्ट्रेस आती है, इसको बोलता है, उसी स्ट्रेस में भी क्रैक होती है। तो इसको बोलते हैं केमिकल श्रिंकेज। तो केमिकल श्रिंकेज होता है। अच्छा, और एक होता है कि एक मिसकॉन्सेप्शन है बाजार में कि इवापोरेशन होगा तभी जाके क्रैक होगा, ऐसा नहीं है। एक अलग श्रिंकेज होता है जो भी उसको बोला जाता है ऑटोजेनस श्रिंकेज। वो होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, जब वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.4 जैसे मान लीजिए 0.25 हो गया, 0.22 हो गया, 0.1 हो गया। आजकल UHPC होती है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, उसका वाटर पाउडर रेशियो 0.13 0.15 भी होती है। तो उस केसेस में ना कंक्रीट का अंदर में बहुत ड्राई हो जाता है। फिर भी अगर हम थोड़ा मैग्नीफाई करके कंक्रीट का अंदर को देखें तो आप देखेंगे कि एक जगह में मॉइस्चर थोड़ा सा है और एक जगह में कम है, तो फिर से ग्रेडियंट बन गया कंक्रीट के अंदर में। तो उसमें भी कैपिलरी चैनल्स है, तो जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा है, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर कम है, फिर से चालू हो जाएगी वहाँ से मॉइस्चर मूवमेंट। जैसे ही मॉइस्चर मूवमेंट चालू हो जाएगा फिर वही वाला एग्जांपल आ जाएगी, हम किसी को खींच के उठा रहा है, फिर से वो कैपिलरी स्ट्रेस आ जाएगी, उसमें अंदर का कंक्रीट टूटेगा, आपको ऊपर से पता ही नहीं चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोजेनस श्रिंकेज। जैसे बोलता है कि हम बहुत थ्रस्टी है, तो थ्रस्टी होने से जब हम पानी पीते हैं तो कितना ईगरनेस से हम पानी पीते हैं, टक करके पानी पी जाते हैं। तो वैसा ही होता है कि उस टाइम कंक्रीट वाज वेरी थ्रस्टी, तो उस केसेस में क्या होगा कि एकदम तुरंत मॉइस्चर मूवमेंट होगा। तो वो मॉइस्चर मूवमेंट जैसे ही होगा कैपिलरी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि वहां से क्या हुआ, व्हाट आई मीन टू से, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वहां पे देखिए वो मॉइस्चर अंदर में ही मूव कर रहा है, वो मॉइस्चर बाहर नहीं जा रहा है, फिर भी तो स्ट्रेस हो रहा है, फिर भी क्रैक हो रहा है। तो वो मॉइस्चर जब बाहर नहीं गया तो श्रिंकेज कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी अगर कंक्रीट से ऊपर निकल जाएगा तो ही श्रिंकेज होगा। राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट श्रिंकेज। अगर आपके पास और क्वेश्चंस है तो। सर, ये तो हो गया, हमारे श्रिंकेज डेवलप हो जाते हैं, इनकी रेमेडीज हैं अलग अलग। सबसे पहले ड्राई श्रिंकेज की क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, श्रिंकेज का रेमेडी तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है कि इट इज नॉट थ्रू एंड थ्रू क्रैक्स। ये सरफेस का जो थोड़ा 1 mm 2 mm है, जो एक हल्का सा लेयर आती है, उसी का ही आता है ये क्रैक्स। तो इसको अगर हम रिपेयर करें तो इट इज बेटर टू गो विथ सम लैटेक्स एंड सीमेंट। लैटेक्स सीमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को एक वो बना लीजिए, स्लरी बना लीजिए। स्लरी को फिल कर दें, स्लरी को आप उसको डालिए, उसके ऊपर आप ब्रूमिंग कर दीजिए, तो स्लरी शुड बी थिन और वो अंदर जाएगा, अंदर जाके उसको फिल कर देगा। और वो लैटेक्स क्या होता है, बॉन्डिंग एजेंट होता है। तो दोनों जो ये मान लीजिए ये श्रिंकेज हुआ, ये वाला इतना क्रैक हो गया, तो ये लैटेक्स जाके यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड भी कर देगा। तो it will not affect the strength of concrete. Drying shrinkage. What about chemical shrinkage? केमिकल श्रिंकेज का आप है, केमिकल श्रिंकेज में आपको प्री वेटेड एग्रीगेट देना पड़ेगा। ये सिस्टम है, प्री वेटेड एग्रीगेट देके करेंगे। देखिए, केमिकल श्रिंकेज तभी आएगा या ऑटोजेनस श्रिंकेज तभी आएगा जब आपका कंक्रीट का अंदर में आप सिनेरियो बन रही है, तो वहां पे वो चीज बाहर से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी मटेरियल को इतना अंदर तक तो लेके नहीं जा सकते। तो वहां पे आप प्री वेटेड एग्रीगेट यूज कीजिए। प्री वेटेड एग्रीगेट यूज करें। हाँ, डिटेक्ट हो जाता है केमिकल श्रिंकेज क्रैक या नहीं? देखो, केमिकल श्रिंकेज में उसमें आप फाइबर्स यूज कर सकते हैं, कंक्रीट में फाइबर्स। मैं ये पूछ रहा था सर आपसे, वो डिटेक्ट हो जाता है इजीली, पता चल जाता है कि ऐसा कुछ केमिकल श्रिंकेज नहीं? उसका टेस्ट होता है, उसका जो ऑटोजेनस श्रिंकेज, केमिकल श्रिंकेज का अलग अलग टेस्टिंग है। वो बड़े बड़े लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है। दे कैन फाइंड आउट हाउ मच। वो कॉन्फाइंड टेस्ट होता है, क्योंकि उसका जो इंटरनल श्रिंकेज होती है, इंटरनल श्रिंकेज में मॉइस्चर इज नॉट बीइंग अलाउड टू एस्केप। तो उसको पूरा कॉन्फाइंड करना पड़ेगा कि वो मॉइस्चर को, क्योंकि वो अगर मॉइस्चर होने लगेगा तो उस केसेस में जो कैपिलरी स्ट्रेस डेवलप होगा तो वो ड्राइंग श्रिंकेज में आ जाएगा। तो ड्राइंग और केमिकल मिलके एक आ जाएगा। तो ड्राइंग को रोकने के लिए तो उसको पूरा कॉन्फाइंड करना पड़ेगा। कॉन्फाइंड करके अंदर का श्रिंकेज को निकाला जाता है। ये दोनों श्रिंकेजेस, ये वाले क्रैक्स, केमिकल एंड ऑटोजेनस, ये जब ही पता चलेगा जब हम उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करेंगे। वो नॉर्मल कंक्रीट के लिए कोई जरूरत नहीं है। इट इज मेजर्ड इन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जहां पे वाटर पाउडर रेशियो 0.2 है, 0.21 है, 0.23 है,
0.18 है, 0.15 है, उस केसेस में होता है। तो उस केसेस में प्री वेटेड एग्रीगेट यूज़ करते हैं। उस केसेस में हम फाइबर यूज़ करते हैं। जो फाइबर यूज़ करेंगे, स्टील फाइबर का भी यूज़ होती है, रेक्रोन का पॉलीप्रोपिलीन फाइबर यूज़ होता है। व्हाट फाइबर डज, वो फाइबर जाके वो टेंसाइल स्ट्रेस को पकड़ लेते हैं, उसको तो स्टिच कर देता है, उसको स्टिचिंग कर देता है। जो क्रैक होता है उसको प्रोपागेशंस को रोक देते हैं, तो क्रैक्स आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और कंक्रीट इंटैक्ट रहेगा। तो इंटरनल जो क्रैक्स है हाई स्ट्रेंथ के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लेबोरेटरी मेथड से ही निकाला जाता है। और ये हाई स्ट्रेंथ ज्यादातर वहीं होंगे जहाँ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, जहाँ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पे हाँ आजकल तो जो यूएचपीसी हो गया है, यूएचपीसी का कॉन्सेप्ट यही है कि हम स्टील को यूज ना करके यूएचपीसी यूज करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन वो कंक्रीट में स्टील इज वेरी मच कॉस्टली। तो उसको इकोनॉमिक करने के लिए साइज ऑफ द सेक्शंस भी बहुत छोटा हो जाता है, तो उसमें माइक्रोसिलिका भी बहुत अमाउंट यूज होती है। हाई रेंज सुपर प्लास्टिसाइजर्स 2%, 2.5%, इट इज ए यूनिक कंक्रीट। इसका कॉस्ट उसका कई गुना ज्यादा है। तो हम फिर भी अगर हम कंपेयर करें स्टील से, तो इट इज बेटर, ड्यूरेबल होती है, क्रैक फ्री होती है, इट इज वेरी गुड। इन दैट केसेस इंटरनल श्रिंकेज दीज आर थॉट ऑफ, अदरवाइज नॉट। राइट, तभी टेस्टिंग होगी, तभी टेस्टिंग होगी। ग्रेट, ऑसम सर, थैंक यू सो मच. This was engineer Nirmalendu Kar Gupta ji on shrinkage cracks. If you have any questions, write to me at buildmatepodcast@gmail.com, or you can follow me on Instagram at buildmatepodcast and message me there. We will post the reels and the videos soon. You can comment in the comment boxes and ask your questions there. Thank you and have a great day.